और अब वो 3 खबरें आपको बताते हैं जिनके बारे में बुलेटिन में हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे। और सबसे पहले जो खबर है वो है रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा हमला किया है, तब के बाद से अब तक क्या क्या हुआ है पूरा अपडेट आपको बताएंगे। और दूसरी खबर जो है वो है कांग्रेस से जुड़ी हुई मांग की है कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर फौरन संसद का विशेष सत्र बुलाए। इसके अलावा बिहार में काफी सियासी हलचल देखी जा रही है, खासकर तब जबकि चिराग पासवान का विधानसभा चुनाव लड़ना तय हो गया है। ये सियासी समीकरण क्या कहते हैं, क्या इशारा करते हैं, आपको आगे बताएंगे। और अब खबरें विस्तार से। यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला कर दिया। यूक्रेन का दावा है कि इस हमले में रूस के 4 एयरबेस को निशाना बनाया गया और करीब 40 विमानों को नुकसान पहुंचाया गया है। आपको बता दें इसमें से एक एयरबेस को सीमा से करीब 4000 किलोमीटर दूर है। वहीं रूस का दावा है कि उसने ज्यादातर हमलों को रोक दिया, यानी नाकाम कर दिया। यह महत्वपूर्ण है कि आज तुर्की के इस्तांबुल में दोनों देशों के बीच शांति वार्ता होनी है, लेकिन शांति वार्ता से पहले यह बड़ा हमला सामने आया जिसको बड़ी ही प्लानिंग से यूक्रेन ने अंजाम दिया है। इस वीडियो में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ड्रोन हमला हुआ उसने किस कदर अलग अलग जगहों पर तबाही मचाई है। यूक्रेन दावा कर रहा है कि 40 से ज्यादा प्लेनों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन रूस का जो रक्षा मंत्रालय है वो ये तो एक्सेप्ट कर रहा है कि हमला हुआ है, लेकिन जितने बड़े लेवल पर यूक्रेन का दावा है नुकसान का, उसके बारे में अभी रूस की तरफ से कुछ कहा नहीं गया है। यह जरूर कहा गया कि हमला हुआ है। लेकिन इस सब के बीच अनंत, ये बहुत बड़ी बात है कि शांति वार्ता अब होने जा रही है, तो इस हमले के बाद शांति वार्ता किस तरह से आगे बढ़ेगी, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। तो यहाँ पर आपको बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने क्या कुछ लिखा है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है कि यूक्रेन की सुरक्षा सेवा के प्रमुख वसील मालियुक ने आज के ऑपरेशन के बारे में एक रिपोर्ट पेश की। एक बेहतरीन परिणाम, यूक्रेन की इस सफलता के लिए मैंने जनरल मालियुक को धन्यवाद दिया है। हम सीधे रुक कर सकते हैं, हमारे सहयोगी उमा शंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं और तमाम पहलुओं पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। शांति वार्ता से ठीक पहले उमा, इस किस्म का बड़ा हमला होना और उसके बाद तमाम तरह के दावे, क्या लगता है आपको ये शांति वार्ता किस दिशा में जा सकती है? ये देखिए, शांति वार्ता का जो दूसरा दौर है आज इस्तांबुल में होगा। रूस और यूक्रेन दोनों के प्रतिनिधिमंडल जो है वहां पर पहुंच गए हैं और जाहिर सी बात है कि इसके पहले जो हमला हुआ है उसका इम्पैक्ट इसमें ज़रूर नज़र आएगा, लेकिन क्योंकि युद्ध चल रहा है, सीज़ फायर नहीं हुआ है। यूक्रेन चाहता है कि 30 दिनों का जो सीज़ फायर है बिना शर्त सीज़ फायर वो हो और उसके बाद आगे बिल्डअप करके एक परमानेंट युद्ध विराम की जो स्थिति है वो निकल कर सामने आए। पुतिन की अपनी शर्तें हैं, वो चाहते हैं कि युद्ध विराम के पहले ज़्यादा से ज़्यादा यूक्रेन की ज़मीन पे वो कब्जा कर लें ताकि जो बफर जोन के तौर पे वो काम करे। तो जो सैन्य रणनीति है वो अपनी जगह दोनों तरफ से चल रही है। जब रूस हमला करता है तो उसी के तौर पे देखा जा सकता है कि किस तरीके से एक बहुत ही चौंकाने वाला हमला जो है यूक्रेन ने किया है, जिसकी दुनिया भर में आज बात हो रही है कि आखिरकार जिस ज़ेलेंस्की के बारे में कहा गया था, ट्रंप ने कहा था कि यू डोंट हैव कार्ड, तो उन्होंने ये दिखा दिया है कि उनके पास सैन्य कार्ड भी हैं। तो ये जो रणनीति है वो चलती रहेगी। दूसरी तरफ बातचीत की प्रक्रिया चलती रहेगी। अलग बात है कि ट्रंप की लगातार कोशिशों के बावजूद सीज फायर की बात को आगे बढ़ाने में अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन सैन्य रणनीति के साथ साथ ये जो बातचीत की प्रक्रिया वो चलती रहेगी। शुक्रिया उमा, आपका इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे आगे भी हम अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। और अब हम बात कर रहे हैं सिंगापुर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान के भारतीय फाइटर जेट गिरने के दावों पर दिए बयान पर भारत में सियासत अब गर्माती जा रही है। सीडीएस के बयान के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग उठाई है। आपको बताएं, सीडीएस के इंटरव्यू के बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि राष्ट्र के मामलों की बात आती है तो एकता होनी चाहिए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि सिंगापुर में सीडीएस द्वारा किए गए खुलासे हमारी मांग को और भी प्रासंगिक बनाते हैं। आपको बता दें कि सीडीएस के इंटरव्यू से पहले भी लगातार कांग्रेस और कांग्रेस के साथी दल यानी कि विपक्षी दल मांग कर रहे थे कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए और अब इस मांग में और तेजी यहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से यह कहा गया कि सीडीएस का जो इंटरव्यू है वो उनकी इस मांग पर मोहर लगाता है। कांग्रेस ये कह रही है कि जनता के सामने पूरी बात आनी चाहिए। ಮೋದಿಯವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ತನ್ನ ಸ್ವಯಂ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೋಸ್ಕರ ಪದೇ ಪದೇ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಚುನಾವಣೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದು
ಅದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಸಿಚುವೇಶನ್ ತಿಳಿವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆವು, ನೀವು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕರೆಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. पर कांग्रेस ने एक बार फिर से उसी मांग को दोहराया. राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं. राजीव, सीडीएस के बयान के बाद सियासत हमारे देश में एक बार फिर से गर्मा गई है और यहां पर अब कांग्रेस ने एक बार फिर उसी मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठा दिया है. बिल्कुल, लेकिन कांग्रेस का दिक्कत है कि कांग्रेस के साथ मुखरता के लेकर अगर बात कहें तो केवल टीएमसी को छोड़कर बाकी दूसरे विपक्षी दल जिस तरह से साथ आने चाहिए वो कम से कम इस मुद्दे पर निकल के सामने नहीं आ रहे, वो अपनी मांग को उस तरीके से नहीं रख रहे हैं. दूसरी बात यह है कि सरकार का यह कहना है कि जो सर्वदलीय दल यानी 10 जो सर्वदलीय दल देश के दुनिया के अलग अलग हिस्सों में गए हुए हैं पाकिस्तान का पोल खोलने के लिए, वो पहले लौट के आ जाए, उसके बाद एक हो सकता है उस सरकार को रिपोर्ट देंगे और उसके बाद हो सकता है कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और उसके बाद, लेकिन उस पर भी विपक्ष का मानना यह है कि सर्वदलीय बैठक बुला रहे लेकिन उसमें प्रधानमंत्री की मौजूदगी जरूरी है. जहां तक रही जो खड़गे की जो मांग है, विशेष शस्त्र की मांग है, तो उस पर सरकार को तूल देने के मूड में नहीं है. सरकार फिलहाल कहना यह है कि इस मुद्दे को लेकर, चूंकि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है और इसको लेकर संसद में फिलहाल जो सवाल जिससे पूछे जाने का जो कांग्रेस जो बात कर रही है वो कम से कम सही वक्त नहीं है. और अगले महीने यानी 20 तारीख के आसपास, 20 जुलाई के आसपास जो है मानसून सत्र होने वाला है और उसी दौरान जो है विपक्ष चाहे तो सवाल पूछ सकती है, लेकिन लगता नहीं कि सरकार जो है जो विपक्ष की जो मांग है, खासतौर से कांग्रेस और टीएमसी की जो मांग है विशेष सत्र बुलाने की, इसको लेकर वो इस बात पर तैयार होगी. शुक्रिया राजीव आपका इस पूरी जानकारी के लिए. तो अदिति, जो बात है ये विशेष सत्र की, मुझे लगता है कि इस पर सियासत आने वाले दिनों में और गर्माएगी. और जहां तक बात अगर हम बिहार की करें तो बिहार में तो सियासत गर्मा चुकी है, काफी दिलचस्प होती जा रही है वहां की सियासत. और उस सियासत को गर्माने की सबसे बड़ी वजह इस वक्त तो चिराग पासवान है, क्योंकि विधानसभा चुनाव जो है वो चिराग पासवान लड़ने जा रहे हैं और ये अनंत अपने आप में कहीं ना कहीं जेडीयू की, नीतीश कुमार की धड़कनें बढ़ाने वाली खबर है. बिल्कुल, जब से चिराग पासवान ने एनडीटीवी से बात की थी उसी समय से बज़ क्रिएट हो गया था कि बिहार की सियासत में चुनाव से पहले क्या कोई नई हलचल होने वाली है, और हुआ भी वैसा ही. कुछ दिन बाद एलजेपीआर ने ऐलान कर दिया कि चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और जब से यह घोषणा हुई है तब से यह सवाल उठ रहा है क्या सीएम का एक और फेस मैदान में उतर रहा है. लेकिन समीकरण कुछ ऐसे हैं कि थोड़ा इंतजार करना बेहतर है. लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि बिहार की इस सियासत में चिराग ने दिलचस्पी का छौंका जो है लगा दिया. बिल्कुल, तो पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से ही प्रस्ताव पास हुआ है. सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान. फिलहाल हाजीपुर से सांसद है चिराग और अभी केंद्र में मंत्री भी हैं. चिराग ने बिहार में बढ़ते अपराध पर भी लगातार चिंता जाहिर की है और अब जब वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे तो यहाँ पर रमन राय सीधे रुक करेंगे. हमारे संवाददाता रमन राय हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए. रमन, एक छोटा सा सीधा सवाल, चिराग पासवान मैदान में उतर रहे हैं, सीएम रेस को और दिलचस्प बना रहे हैं. दूसरा सवाल यह कि वो सामान्य सीट से लड़ेंगे, आरक्षित सीट से नहीं लड़ेंगे. इसके क्या मायने हैं, क्या संदेश बिहार को दे रहे हो? जी, साफ लाउड एंड क्लियर मैसेज एलजेपी के तरफ से कल दे दिया गया कि चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ेंगे. एनडीटीवी से बात करते हुए चिराग पासवान ने खुद ये बात बताई थी कि उनकी पार्टी अगर चाहेगी कि वो चुनाव लड़े तो वो चुनाव लड़ेंगे. और इसका सीधा मैसेज है कि पार्टी को बिहार में अस्तित्व में लाना, क्योंकि इस वक्त बिहार में एलजेपी के एक भी विधायक यहाँ पर मौजूद नहीं है. तो एलजेपी कोशिश करेगी कि बिहार में ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में उनके विधायकों को जीतकर लाया जाए और बिहार सरकार में उनकी भूमिका रहे. चिराग पासवान ने खुद कहा था कि वो बिहार के सरकार में नहीं है, वो बिहार के सरकार में आना चाहते हैं. और साफ सीधा मैसेज है कि अगर जब चिराग पासवान बिहार का चुनाव लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं सीएम का चेहरा वो खुद को मान रहे हैं, उनकी पार्टी भी सीएम का चेहरा चिराग पासवान को प्रोजेक्ट कर रही है. तो इससे जेडीयू कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल मोड में बिहार में आ गई है. 2020 के चुनाव में हमने देखा था कि कैसे चिराग पासवान के चुनाव लड़ने से जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी. तो जेडीयू इस वक्त भी अपने कंफर्टेबल जोन में नहीं है. अगर चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो इसका नुकसान जेडीयू फिर से अपने आप पर देख रही है कि कहीं ना कहीं अगर उनकी पार्टी लड़ेगी और ज्यादा से ज्यादा नंबर में उनके विधायक आते हैं तो डेंट सीधा जेडीयू को होगा. और आरजेडी और बाकी विपक्ष की पार्टियां कह रही है
कि चिराग पासवान बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं और बीजेपी अक्सर इस तरह का काम बाकी राज्यों में करवाती है, दूसरे पार्टी के जो एनडीए के अलायंस पार्टनर होते हैं उन्हें बैक करती है। बिल्कुल रमन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लौटेंगे आपके पास। तो जहां पर बिहार में सियासत गर्म आ गई है, वहीं आरजेडी में घर के भीतर बहुत कुछ चल रहा है और घर के भीतर एक तरह से सियासत यहां पर शुरू हो गई है अनंत। और राजद सुप्रीमो लालू यादव के परिवार में जिस तरह से जयचंद की चर्चा है वो बहुत तेज होती चली जा रही है। और ये जो पोस्ट आया ना तेज प्रताप का, जिसमें उन्होंने कहा कि वो भाई के सारथी हैं, जिसका लब्बो-लुबाब ये था उस पोस्ट का, और अपने पूरे परिवार को उन्होंने संदेश देने की कोशिश की। लेकिन तब से सवाल ये खड़ा हो रहा है कि वो जयचंद है कौन, और इस जयचंद ने बिहार की सियासत को एक अलग ही पैमाने पर पहुंचा दिया। पापा आप नहीं होते तो न ये पार्टी होती और ना मेरे साथ राजनीति करने वाले कुछ जयचंद जैसे लालची लोग। बस मम्मी पापा आप दोनों स्वस्थ और खुश रहें हमेशा। पार्टी और परिवार से बेदखल होने के बाद आखिरकार तेज प्रताप यादव ने अपनी चुप्पी तोड़ दी। उन्होंने जयचंद शब्द का भी इस्तेमाल किया, जिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तेज प्रताप ने कहा, मेरे अर्जुन से मुझे अलग करने का सपना देखने वालों, तुम कभी अपनी साजिशों में सफल नहीं हो सकोगे। कृष्ण की सेना तो तुम ले सकते हो, लेकिन खुद कृष्ण को नहीं। हर साजिश को जल्द बेनकाब करूंगा। बस मेरे भाई भरोसा रखना, मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। फिलहाल दूर हूँ, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ था और रहेगा। मेरे भाई मम्मी पापा का ख्याल रखना। जयचंद हर जगह हैं, अंदर भी और बाहर भी। तेज प्रताप यादव के मुद्दे पर बीजेपी ने भी लालू परिवार पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी ने कहा कि लालू यादव के परिवार में किस तरह की खिचड़ी पक रही है, इसका सही जवाब तो लालू परिवार ही दे सकता है। लालू जी के परिवार में किस तरह की खिचड़ी पक रही है, इसका सही जवाब तो लालू परिवार ही दे सकता है कि खिचड़ी में क्या क्या डाला गया है। लेकिन सियासी गलियारे में खिचड़ी के छौंक की जो महक फैल रही है, उससे तय है खिचड़ी जायकेदार बन रही है। इस खिचड़ी का असर आगामी विधानसभा चुनाव में भी दिखेगा। तेज प्रताप यादव से जुड़े विवाद में कांग्रेस लालू प्रसाद यादव के फैसले के समर्थन में आ गई है। कांग्रेस ने कहा कि घर के मुखिया और उनकी पार्टी के अध्यक्ष स्वयं उनके पिता लालू प्रसाद यादव हैं और लालू फैसला कर चुके हैं। तेज प्रताप जी के घर के मुखिया और उनके पार्टी के भी मुखिया लालू यादव जी हैं, और लालू यादव जी ने जब स्पष्ट तौर पे ट्वीट और सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से अपनी बातों को रख दिया है, तो उसके बाद वो घर का मामला है, वो लोग घर में अपना समझ लेंगे, और उनके पार्टी का भी मामला अगर है तो वो पार्टी में अंदर अपना समझ लेंगे। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से लालू जी के साथ है, और लालू जी का जो फैसला है वो उनके दल का फैसला है, उनके परिवार का फैसला है। इसमें टीका टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। जेडीयू लगातार इस मुद्दे को लेकर लालू परिवार पर हमलावर है। जेडीयू ने कहा कि जयचंद कौन है, इसका जवाब लालू, तेज प्रताप और तेजस्वी ही दे सकते हैं। हमें इस बात का भी डर है कि कहीं तेज प्रताप जी कल सुबह होते तक ये ना लिख दे कि मेरा कोई अकाउंट हैक कर लिया। हम तेज प्रताप जी के साथ हैं, लेकिन खुल के बोलिए, सामने आइए, और तेजस्वी जी को बताना चाहिए कि जयचंद आखिर है कौन जो तेजस्वी जी और तेज प्रताप जी के बीच में झगड़ा लगवा रहा है, परिवार के बीच दूरी बढ़ा रहा है। ये जयचंद कौन है, ये ट्वीट कब आएगा? बिहार की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है कि ये भी ट्वीट आए कि फलाने जी जयचंद हैं। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है, और जयचंद की जो चर्चाएं हैं वो काफी ज्यादा तेज हो गई हैं। राजद सुप्रीमो के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने एक्स पोस्ट कर कहीं ना कहीं लालू परिवार और तेजस्वी यादव की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ा दी है। तेज प्रताप यादव को जब पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है, उसके बाद उनका यह एक्स पोस्ट आता है। निश्चित तौर पर आने वाले विधानसभा चुनाव तक जयचंद की जो गूंज है वो सुनाई जरूर देगी। पटना से एनडीटीवी के लिए शिवम।